दोस्तों यूएफसी का जो हैवीवेट डिवीज़न है एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवीज़न रहा है यूएफसी के लिए। और आप सभी को पता है कि यूएफसी के इस डिवीज़न में एक टाइम पे बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स फाइट किया करते थे, जैसे केन वेलास्केज, ब्रॉक लेसनर, स्टीफे मियोचिच, फ्रांसिस नगानो। और मॉडर्न डे ग्रेट्स की बात करें तो आज की डेट में इस डिवीज़न में जॉन जोन्स, जिनको मिक्स मार्शल आर्ट्स का ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम एथलीट कहा जाता है, वो भी आज इसी डिवीज़न में फ़ाइट करते हैं और आज की डेट में वो यूएफसी में हैवीवेट डिवीज़न के चैम्पियन भी हैं। लेकिन इस डिवीज़न को आगे कौन ले जाएगा? व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द हैवीवेट डिवीज़न ऑफ यूएफसी? आज इस एक ऐसे फाइटर के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसको कहा जाता है कि ही इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इन द हैवीवेट डिवीज़न ऑफ यूएफसी, और उस फाइटर का नाम है टॉम एस्पिनॉल। आज की इस वीडियो में हम टॉम एस्पिनॉल की पूरी लाइफ स्टोरी जानेंगे और देखेंगे कि कैसे एक फाइटर जो एमएमए क्विट करने की कगार पे पहुंच गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको अच्छे ओपोनेंट्स नहीं मिल रहे थे, हैवीवेट फाइटर्स ही नहीं मिल रहे थे, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए, फाइट्स करने के लिए, वो फाइटर कैसे यूएफसी की इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट तक पहुंचा और कैसे वो आज की डेट में एस्पायर कर रहा है जॉन जोन्स को से फाइट करने के लिए, जिनको मिक्स मार्शल आर्ट्स का गोट कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसी बहुत सारी लाइव स्टोरीज़ और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ और बहुत सारी कहानियाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस चैनल पे, और बहुत सारी बातें होने वाली हैं इस चैनल पे इंडियन एमएमए से रिलेटेड। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। तो सर, टॉम एस्पिनॉल का जन्म अप्रैल 1993 के महीने में मैनचेस्टर सिटी में हुआ था, इंग्लैंड में। और वो अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि लगभग 7 साल की एज में ही उन्होंने कॉम्बैट स्पोर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। लगभग 15 साल की उम्र में टॉम एस्पिनॉल ने सीरियसली एमएमए की ट्रेनिंग स्टार्ट करी, जब उनके फादर ने आईटी से रिटायरमेंट लिया और जिजित्सु सिखाना स्टार्ट किया। और इस टाइम पे उन्होंने ज्वाइन किया मैनचेस्टर सिटी का सबसे पॉपुलर जो जिम है, एमएमए जिम, काउबॉन जिम। काउबॉन जिम में ज्वाइन करने के बाद टॉम एस्पिनॉल की मुलाकात होती है कॉलिन हेरॉन से। कॉलिन के इंटरव्यूज़ में जब भी कभी भी पूछा जाता है टॉम एस्पिनॉल के बारे में, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाते हैं। वो बताते हैं कि वो बहुत खुश थे कि टॉम एस्पिनॉल जैसा एक बेहतरीन टैलेंट उनको बहुत कम एज में मिल गया, क्योंकि हैवीवेट डिवीज़न में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है मूवमेंट और फुटवर्क। क्योंकि आप मोस्टली देखते होंगे कि हैवीवेट फाइटर्स जो होते हैं वो काफ़ी स्लो होते हैं, उनकी मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं होती, फुटवर्क उतना अच्छा नहीं होता, उतनी स्लिक उनकी मूवमेंट्स नहीं होती हैं, वो जल्दी से मूव नहीं कर पाते अपनी बॉडी को बिकॉज ऑफ द हैवी वेट एंड द जाइगेंटिक बिल्ड। लेकिन टॉम एस्पिनॉल के जो हेड कोच है वो बताते हैं कि टॉम एस्पिनॉल का शुरुआत से ही जो उसका मूवमेंट रहा है और जो उसकी एजिलिटी रही है वो काफ़ी अच्छी रही है। और आज भी वो इतना 110, 115, 120 किलो के बॉडी वेट का होने के बाद भी वो रेसलिंग एक्सचेंजेस में, स्ट्राइकिंग एक्सचेंजेस में, मूवमेंट्स में कई बार वो वेल्टरवेट फाइटर्स को भी बीट कर देता है। ऐसा खुद कॉलिन हेरॉन बताते हैं जो उनके हेड कोच हैं। सो ये चीज़ उन्हें धीरे धीरे करके एक पार्ट प्ले किया उनके इतने बड़े स्टार बनने के पीछे, जिसमें उनकी मोबिलिटी, उनका मूवमेंट, उनकी एजिलिटी, इन चीज़ों में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ काफ़ी ज़्यादा। इसके बाद साल आता है 2011 का, जब टॉम एस्पिनॉल ने अपनी एमेचर फाइट की जर्नी स्टार्ट करी। 9 फाइट्स जर्नी टॉम एस्पिनॉल ने अपने एमेचर करियर में, जिसमें उन्होंने सारी जीती, और सिर्फ एक फ़ाइट ऐसी थी जिसमें उनका फाइट जो था डिसीजन तक गया, नहीं तो बाकी की 8 फाइट उन्होंने या तो फिनिश किया फाइट को नॉकआउट के थ्रू या सबमिट किया फाइटर्स को। टॉम एस्पिनॉल बहुत तेज़ी से अपनी स्किल्स को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव कर रहे थे और एक इंटरनेशनल लेवल के फाइटर बनने की तरफ बहुत तेज़ी से अपने कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन उस टाइम पर उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि यूनाइटेड किंगडम में उस टाइम पे हैवीवेट फाइटर्स की बहुत कमी थी। उनके लेवल का या उनके कैलिबर के फाइटर्स जो थे वो बहुत कम थे और वो उनके साथ फाइट करने की तैयार ही नहीं होते थे। तो एमेचर फाइट्स 9 फाइट्स करने के बाद उन्होंने प्रोफेशनल फाइटिंग में डेब्यू किया और लगभग 5-6 फाइट्स उन्होंने जीती। इसके बाद उनके साथ सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है प्रॉपर ओपोनेंट को फाइंड करना, क्योंकि एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें अगर आप अच्छे ओपोनेंट के साथ फाइट नहीं करते हैं तो आपको अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं और उसका नुकसान आपको बाद में जाके प्रोफेशनल फाइट्स में होता है। तो टॉम एस्पिनॉल के पास यूएफसी ज्वाइन करने का भी ऑप्शन था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि उनका जो बचपन का सपना था कि मुझे यूएफसी ज्वाइन करना है और वहाँ पे चैंपियन बनना है, तो उन्होंने ज़्यादा प्रेफरेंस दिया कि लोकल टूर्नामेंट्स में कम्पीट करें और ज़्यादा से ज़्यादा फाइट्स करके जितना हो सके उतना एक्सपीरियंस गेन करें। ये अपनी इसी स्ट्रेटजी के थ्रू उन्होंने केज वॉरियर्स ज्वाइन किया, जो यूके का बहुत बड़ा एमएमए प्रमोशन है, और वहाँ पे सिर्फ 2 फाइट्स हुई उनकी। दोनों फाइट्स में उन्होंने फर्स्ट राउंड नॉकआउट निकाला, फिनिश कर दिया फाइट्स को बहुत ईजिली, और इसके बाद उनको ओपोनेंट्स मिलने फिर से बंद हो गए। मतलब
केज वॉरियर्स जैसा बड़ा और रिप्यूटेड एमएमए प्रमोशन भी टॉम एस्पिनॉल को उनके लेवल का ओपोनेंट नहीं दे पा रहा था। इवेंचुअली उनको यूएफसी ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि उनके पास पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी। टॉम एस्पिनॉल अपने इंटरव्यू में बताते भी हैं कि वो ऐसा दौर था उनकी लाइफ का जब उनकी बीवी को ट्विन बच्चे हुए थे, घर पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ चुकी थी और एक टाइम पे उन्होंने कंसिडर किया कि वो एमएमए को छोड़ कर कोई आईटी में या कोई दूसरी जॉब ज्वाइन करेंगे, अपना करियर संभालेंगे, पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे। बट उनके कोच ने, उनके फादर ने उनको भरोसा दिलाया कि यू कैन डू इट, टेक योर टाइम, और इवेंचुअली उन्होंने यूएफसी ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। 2020 में जुलाई के महीने में उनकी फ़ाइट होती है जेक कॉलियर के साथ, जिस फाइट में आते ही टॉम एस्पिनॉल ने दिखा दिया कि इनिशियली 45 सेकेंड्स के दौरान ही उन्होंने उस फाइट को फिनिश कर दिया। बहुत ही तगड़ा टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू वो फाइट जीती और न सिर्फ फाइट जीती बल्कि परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट का बोनस भी जीता, जिससे एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो कंस्ट्रेंट थी उनके सामने वो धीरे धीरे दूर होती चली गई। इसके बाद उनकी बहुत सारी फाइट्स हुई यूएफसी में। एलन बॉर्डर्स के साथ उनकी फ़ाइट हुई जो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट थी। उसके बाद तीसरी फाइट उनकी होती है एंड्रे आर्लोव्स्की के साथ। एंड्रे आर्लोव्स्की जो थे ये यूएफसी के सबसे बड़े हैवीवेट फाइटर्स में से एक गिने जाते हैं। एक टाइम पे यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन एंड्रे आर्लोव्स्की को जिस तरीके से सेकंड राउंड में फ़ाइट को ले जाकर के टॉम एस्पिनॉल ने सबमिट किया, उससे ये भी समझ में आया कि ये आदमी सिर्फ स्ट्राइकिंग ही नहीं करता है, इसका जिजुत्सु, इसकी सबमिशन गेम भी इसकी अच्छी है, ग्राउंड गेम भी इसका अच्छा है। एंड्रे आर्लोव्स्की को हराने के बाद इनका मुकाबला हुआ सर्गेई स्पिवैक और अलेक्जेंडर वोल्कोव के साथ। इन दोनों फाइट्स में भी बहुत ईजिली टॉम एस्पिनॉल ने बहुत ईजिली मुकाबले जीते और जुलाई 2022 के महीने में इनका सामना होता है कर्टिस ब्लेड्स के साथ। अब ये फ़ाइट जो थी बहुत ज़्यादा हाइप थी इस फाइट की। मैनचेस्टर में ये फ़ाइट हो रही थी, उनका होम टाउन था, लोकल फैंस थे, लगभग 25,000 फैंस इकट्ठा थे उस मुकाबले को देखने के लिए। लेकिन इस फाइट का जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था टॉम एस्पिनॉल के लिए। और टॉम एस्पिनॉल अपने इंटरव्यूज़ में बताते भी हैं कि प्रोबेबली दिस वाज द लोएस्ट मोमेंट इन हिज करियर, जब उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ और बहुत ज़्यादा लो चले गए थे वो मेंटली लेवल पे भी। इस मुकाबले में क्या हुआ कि पहले ही फर्स्ट ही राउंड में ही एक लेग किक उन्होंने थ्रो करी कर्टिस ब्लेड्स के ऊपर, और जैसे ही वो लेग किक कनेक्ट हुई, चेक किया उसको कर्टिस ब्लेड्स ने, और उससे क्या हुआ कि उनकी जो नी कैप थी वो पूरी तरह पॉप अप हो गई और बहुत ही तगड़ा एक लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ उनको। इमीडिएटली उनको सर्जरी करानी पड़ी और इस सर्जरी के बाद लगभग 1 साल तक वो रिहैब में रहे। 1 साल के बाद जब टॉम एस्पिनॉल की वापसी हुई यूएफसी में तो उनका मुकाबला हुआ मार्सिन टैबुरा के अगेंस्ट। अब यूजुअली क्या होता है कि जब एक फाइटर किसी बड़ी इंजरी से वापस आता है तो उसकी मूवमेंट में, उसकी पूरी परफॉर्मेंस में वो इंजरी दिखती है, लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो उसका असर दिखता है। लेकिन टॉम एस्पिनॉल वाज डिफरेंट। उनका पैशन ऐसा था कि इस 1 साल के दौरान उन्होंने इतनी मेहनत करी, इतना ज़्यादा काम किया अपनी सारी स्किल्स के ऊपर कि वापसी करने के बाद मार्सिन टैबुरा की उस फाइट में भी बिल्कुल पता ही नहीं चला कि इतनी लंबी इंजरी से ये बंदा वापसी कर रहा है। बहुत ही ईजिली वो मुकाबला उन्होंने जीता नॉकआउट के थ्रू। इसी दौरान जो जॉन जोन्स और स्टीफे मियोचिच की फाइट होने वाली थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप थी, मतलब स्टीफे मियोचिच इज सेड टू बी द ग्रेटेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम इन यूएफसी, और जॉन जोन्स के बारे में सभी जानते हैं। इन दोनों की फ़ाइट होने वाली थी बट बिकॉज ऑफ द इंजरीज ये फाइट नहीं हो पाई और ये फाइट टल गई, और इसीलिए यूएफसी ने टॉम एस्पिनॉल को मौका दिया अगेंस्ट सर्गेई पाव्लोविच एंड ही वॉज गिवन अ चांस टू बिकम एन इंटरिम हैवीवेट चैंपियन। इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप बेल्ट के लिए ये फाइट हुई और पहले ही राउंड में टॉम एस्पिनॉल ने सर्गेई पाव्लोविच को नॉकआउट कर दिया। मतलब साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, स्किल्स के लेवल, एक्सपीरियंस के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन जिस तरीके से टॉम एस्पिनॉल ने सर्गेई पाव्लोविच को नॉकआउट किया, काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी उस चीज़ की वजह से, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट विक्ट्री थी वो। और इसके बाद से बातें शुरू हो गई कि एक बार तो जॉन जोन्स के साथ टॉम एस्पिनॉल की फ़ाइट होनी चाहिए। जिस तरीके से हम कभी सुना करते थे कि फ्रांसिस नगानो का मुकाबला होना चाहिए जॉन जोन्स के साथ, वो मुकाबला भी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड था, बहुत लोग एक्साइटेड थे उस फाइट को लेकर, पर्सनली मैं भी था। लेकिन कुछ ना कुछ वैसा ही ऑरा लेकर के टॉम एस्पिनॉल आए इस फाइट के बाद, और काफ़ी बार उन्होंने कॉल आउट भी किया जॉन जोन्स को एक फ़ाइट के लिए कि आपने इस डिवीज़न को होल्ड कर रखा है, आप यूनिफाइंग मैच नहीं खेलना चाह रहे हैं। वो लोग तो यहाँ तक बोले कि जॉन जोन्स थोड़ा एक तरीके से अगर देखा जाए तो ही इज़ स्केयर्ड ऑफ टॉम एस्पिनॉल विच इज़ एब्सोल्युटली रबिश, क्योंकि जॉन जोन्स कैन नॉट बी स्केयर्ड ऑफ एनी फाइटर एज सच। लेकिन यहाँ तक जो टॉम एस्पिनॉल की जो जर्नी रही है वो ऐसी रही है। टॉम एस्पिनॉल की स्किल्स के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली ही इज़ द फास्टेस्ट हैवीवेट ऑफ ऑल टाइम। उस बंदे के नाम रिकॉर्ड है 2 मिनट 10 सेकंड का एवरेज फाइट रिकॉर्ड इन यूएफसी हिस्ट्री, और शॉर्टेस्ट फाइट ड्यूरेशन का भी रिकॉर्ड है उस बंदे के पास विद अ मिनिमम ऑफ 5 फाइट्स इन यूएफसी।
और एक ऐसा फाइटर, एक हैवीवेट फाइटर जब इतनी तेज़ी से केज में मूव करता है, मतलब अगर आप कभी उस बंदे को फाइट करते हुए, जो बहुत से लोगों ने देखा भी होगा, कभी ऐसा लगता ही नहीं कि कोई हैवीवेट फाइटर फाइट कर रहा है। क्योंकि आप डेरिक लुइस को देखिए, इवन जॉन जोन्स फॉर दैट मैटर, अगर आप देखेंगे तो उतनी अच्छी मूवमेंट उनकी नहीं है केज में आफ्टर टर्निंग इनटू अ हैवीवेट फाइटर। बहुत अच्छी मूवमेंट मानी जाती सिरिल गान की, जो एक फ्रेंच फाइटर हैं, हैवीवेट फाइटर हैं, बट सिरिल गान से भी कहीं ज़्यादा इनहेंस लेवल पे मूव करते हैं टॉम एस्पिनॉल। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फाइटर एंड आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में ये बंदा हैवीवेट चैंपियन बनेगा, यूनिफाई करेगा। और अगर वो फाइट जॉन जोन्स के साथ टॉम एस्पिनॉल की होती है, क्योंकि डॉन फाइट ने अभी कंफर्म किया कि जो कोई भी मुकाबला जीतेगा बिटवीन जॉन जोन्स एंड स्टिpe मियोचिस, उसका मुकाबला टॉम एस्पिनॉल या कर्टिस ब्लेड्स की विनर से होगा। आई एम श्योर कि टॉम एस्पिनॉल ये फाइट जीत जाएंगे, और एट सम पॉइंट इन फ्यूचर, लेट्स जस्ट फिंगर्स क्रॉस्ड, उनका सामना जॉन जोन्स से हो। लेट्स सी व्हाट इज इन स्टोर फॉर हिम इन द फ्यूचर, बट आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस फाइटर। सो this was the story of Tom Aspinall's career, his life. Please share your comments in the comment section and keep supporting. Thank you so much for watching this video. Jai Hind.